नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में हैं कैप्टन अजय यादव। कैप्टन अजय यादव, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सिंचाई मंत्री रह चुके हैं। सरकार चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की, कैप्टन अजय यादव को सुर्खियों में रहना पसंद है। ठीक बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो केवल जो मुद्दे होते हैं उनको जो जनहित में है उसको उठाना हमारा कार्य है। कांग्रेस जो पार्टी है वो कई धड़ों में बटी हुई है, उसमें आपका नाम भी अब शामिल हो गया है मुख्यमंत्री की चाह रखने वालों में। हर एक इंसान जो चुनाव लड़ता है पार्टी में, मुख्यमंत्री बनने की चाह रखता है। आपके दिल का दर्द सामने आता है। आप कहते हैं बार बार अपने लोगों के बीच जाकर कि हुड्डा को मुख्यमंत्री बनवा कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कैसे हुई ये गलती? नहीं, ऐसा है कि धड़े हमेशा कांग्रेस में रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं तो 89 से एमएलए बनता आ रहा हूँ। 91 में चौधरी बीरेंद्र सिंह जी का और भजन लाल जी का गुट था जी। उसके बाद 96 में भी जो है उसी प्रकार का गुट बना रहा, और 2000 में भी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं और भजन लाल जी के बीच में चलता रहा मामला। और 2005 में मैं खुद सीएलपी लीडर था, और मैंने जो है उस वक्त जो मैंने कार्यकाल देखा 91 से 96 का, उसमें सारी पावर सेंट्रलाइज की जा रही थी। तो मैंने कहा कि कुछ चेंज परिवर्तन करना चाहिए। मैं किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं हूँ। कई लोग जो हैं इस प्रकार की बात कहते हैं। मैंने 2005 में मेरे को ऑफ़र आया था भजनलाल की तरफ से कि 35 सीट आप नाम दे दो, 55 मैं दे देता हूँ। मैंने कहा नहीं, हम मेरिट पे चलेंगे, जहाँ आपके आदमी अच्छे हैं उनको भी हम सिफारिश करेंगे। और 2005 में हुड्डा साहब के सब मैंने पूरा साथ दिया, और 11 एमएलए जो हैं उसके बाद जो जिनको लोगों को जो भजनलाल गुट के थे उनके साथ मिलाया। और पूर्ण मेरी भी थी, शैलजा जी की भी थी, राव इंदर जी भी थे, हम और चौधरी सुरेंद्र सिंह थे। हम सब ने मिलकर इनको बनाया। ये जो मेल जोल की बात साधारण शब्दों में आप कह रहे हैं, इस मेल जोल में कहीं कहीं जो हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं, जो एमएलएज की खरीद फरोख्त का एक आरोप आपके मुखमंडल से निकला था कि अगर हुड्डा ने एमएलए नहीं खरीदे होते तो मुख्यमंत्री नहीं बनते, अगर मेरे पास पैसे होते, मैंने सीएलयू करे होते तो मैं खरीद लेता। नहीं, ऐसा नहीं है। उस बात को जो है मैंने इस तरह कहा था कि 2009 के अंदर जब मैं जो हमारा एक पैनल होता है एसीसी का, उसमें मुचीना किदवई जी, हरिप्रसाद जी थे, और तीसरे जो व्यक्ति थे वो अपने पृथ्वीराज चौहान थे जो हमारे इंचार्ज थे जी। तो हुड्डा साहब निकल के तो मैं अंदर गया था। तो मेरे से उन्होंने केवल ये पूछा कि क्या करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि जो 2005 से 2009 तक मुख्यमंत्री रहे, अभी भी मुख्यमंत्री हैं जी। उनके पास पुलिस है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, पैसा है, पावर है, उनके पास जो है हर प्रकार की ताकत उनके पास है, और उन्होंने जो 5 जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनको ले रखा है। उन्होंने मेरे को ये नहीं बताया कि आपको भी हम कंसिडर कर रहे हैं। ये जो है मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। तो मैंने कहा सादे मन से कि भी आप इन्हीं को बना दीजिए। अच्छा, मतलब मुख्यमंत्री जो बनाने के आप कहेंगे नाम प्रपोज कर दिया, आपको पता नहीं था कि आपके बारे में भी सोचा जा रहा है? हाँ, वही तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि मैं किसी भी प्रकार से, मेरी जो माँ है उसके खिलाफ चुनाव के दौरान SC ST का केस बना। 2009 का चुनाव हुआ, SC ST का केस बन गया, और हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरे को टेलीफोन करके भी नहीं पूछा कि भी आपकी माताजी के खिलाफ केस बनाए, क्या कारण है। बड़ा मुझे ताज्जुब हुआ, और मैं कतई नहीं चाहता था कि ये दोबारा बने, लेकिन उस तरह हालात इस प्रकार के बन गए थे। जब मैं बाहर निकलने लगा तो उनमें से एक सदस्य ने मेरे कंधे पर हाथ रखा कि आपने एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल कर दी, कि आपका नाम भी था इसमें। मैंने कहा अगर आप मुझे पहले बता देते टेलीफोन से, कहेंगे मेरे पास टेलीफोन नंबर नहीं था, तो मैं बिल्कुल इनका नाम नहीं लेता। तो मैं समझता हूँ कि इनका भाग्य था और मेरा दुर्भाग्य था। तो एक छोटी सी भूल ने कैप्टन अजय यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर कर दिया और दोबारा से हुड्डा साहब को बिठा दिया। हुड्डा साहब की सरकार में कैप्टन अजय यादव की भूमिका विपक्ष के नेता जैसी ही थी। गाए बगाए जब भी अगर कोई मुखालफत करने वाला कांग्रेस में नजर आता तो कैप्टन अजय यादव के सुर हमेशा उसमें बुलंद दिखाई दिए। देखिए, मेरे पास वित्त विभाग रहा, करीबन 2 साल में वित्त विभाग में रहा, और मैं सिरसा गया था। वहाँ पर जो है अशोक तंवर जी जो हमारे
अध्यक्ष हैं अभी, वो मेरे साथ थे। तो वहाँ पर साधारण तौर पे वहाँ के सुशील मानव जी हैं जो वहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने मेरे से ये पूछ लिया कि आप एज ए फाइनेंस मिनिस्टर आप क्या करना चाहेंगे। मैंने कहा मैं ये चाहूँगा कि गुजरात का जो मॉडल है एग्रीकल्चर का, जहाँ पर 9% ग्रोथ है, हमारे यहाँ मात्र जो है 2% है, तो मैं चाहूँगा कि वहाँ जाके देखें, या अपने यहाँ से हम लोग भेजेंगे और जाके पता करेंगे वहाँ मतलब गुजरात मॉडल को सपोर्ट करना तो एक तरीके से बीजेपी की बात कर दी आप। नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि गुजरात में जो कृषि का जो स्तर है, ग्रोथ है, स्तर है, वो इतना ज़्यादा क्यों है। और मैंने कहीं मोदी जी का नाम नहीं लिया, केवल सरकार का नाम लिया था। और कई जगह जो है अगर किसी का अच्छा काम होता है तो उसकी सराहना भी करनी चाहिए। तो मैंने फिर जो है जब ये बात कही तो अगले दिन जो है हेडलाइन में जो है सारे अखबारों में ये लिखा हुआ कि FM प्रेज मोदी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उसका उसी वक्त जो है मैंने खंडन किया। मैंने कहा कि मोदी की प्रशंसा नहीं की थी मैंने। तो मोदी भी जैसे कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसमें उनकी प्रशंसा करने में बुरा क्या है? नहीं, मतलब कि जिस प्रकार से वो, क्योंकि मुख्यमंत्री थे, सारा PR इनके पास था और पूरी इन्होंने रिकॉर्डिंग करके सारा करके इन्होंने जो है वो इस प्रकार से हाईकमांड को पेश किया जैसे कि मैं मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। हालांकि मैं तो, मेरे पिता जो हैं सन 52 में विधायक बने थे, राव वीरेंद्र सिंह को हराया था। 54 में उनको MLC बना दिया, उनको मंत्री बना दिया, राव वीरेंद्र सिंह को। जिसको हम हराएं उसको आप MLC बना दें, तो ऐसी बात नहीं है। हमारे परिवार का बहुत बड़ा तजर्बा रहा है राजनीति से, मैं कभी भी कोई ऐसी छोटी बात नहीं कहूँगा। तो मेरा क्या मतलब था मोदी से, लेकिन जो है इन्होंने अपना जो है जो इनका प्रभाव था हाईकमांड के ऊपर इस प्रकार से पेश किया जैसे कि मैं कोई बहुत बड़ा मोदी का प्रशंसक हूँ। अच्छा, आप पुराने नेता रहे हैं और जैसे हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर आए थे तो उस वक्त जो हम कहें कि हरियाणा की कांग्रेस में, हालांकि वो सांसद भी रह चुके थे, पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कैप्टन अजय यादव का कद उससे ऊपर था। तब इनको क्यों चुना गया मुख्यमंत्री के तौर पर? आपका नाम तब क्यों नहीं आया जब पहली बार ये मुख्यमंत्री बने? देखो जी, ऐसा था कि इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, इनको CRP लीडर बनाया, मेरे को जो है पहले सोशल वेलफेयर मिनिस्टर बना था मैं। और जितना जो कांग्रेस ने नॉन जाट जो फेस है भजनलाल जी के बाद, कोई नॉन जाट फेस को आज तक भी प्रोजेक्ट नहीं कर पाए हैं कि जो है जिसको प्रोजेक्ट करें और लोग उसको माने। तो ये कमी रही है पार्टी के अंदर कि नॉन जाट फेस को प्रोजेक्ट नहीं कर पाए हैं। और हुड्डा साहब क्योंकि PCC के अध्यक्ष रहे थे, उसके बाद आप किसी उससे पहले CLP के लीडर थे, तो उनका प्रोजेक्शन था। और इस तौर के ऊपर मैं ये समझता था कि उनका पूरे प्रदेश में वो घूमे थे और उतना मौका मुझे नहीं मिल पाया था। तो मैंने कहा कि आज के जो संदर्भ में शैलजा जी का भी और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का, सबका हमारा ये मत था कि हमें आपस में न बट के केवल एक व्यक्ति का साथ दें। और हमने, क्योंकि भजनलाल जी का समय हमने देखा था, उस वक्त जो है OSD कमरे में जो है सारे विधायक मंत्री बैठते थे, जो फैसला करते थे वो करते थे। तो मैंने कहा कि कुछ चेंज करते हैं, इसलिए हमने जो है उनको जो है उनकी मदद की थी। मैंने इसलिए अपना जो है अपने आप को पीछे रखा। कैप्टन अजय यादव साहब ने अभी जाट नॉन जाट की जो राजनीति उस वक्त से चली आ रही है इसका जिक्र किया। अभी भी ये जो जाट नॉन जाट की जो राजनीति लगातार पनप रही है, इस बारे में बातचीत करेंगे। और जो हरियाणा कांग्रेस है इसमें नेता कौन है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद बेबाक कैप्टन अजय यादव वापस सवालों के घेरे में होंगे। आप कहीं मत जाइए क्योंकि आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो चक्रव्यूह। ब्रेक के बाद चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में है कैप्टन अजय यादव साहब। आपका भी ब्रेक के बाद स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले आपने बताया कि जो कांग्रेस है वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि गैर जाट नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर पाए, ये भी आपका वीक पॉइंट रहा। अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गैर जाट को मुख्यमंत्री बना दिया है। हरियाणा आज की तारीख में
35 बिरादरी वर्सेस जाट बिरादरी बट गया है। आप मानते हैं इस बात को या नहीं? देखिए, रणधीर सिंह कापड़ीवास का आपने, जो हमारे विधायक हैं रेवाड़ी से, उनका मैंने इंटरव्यू देखा। मैंने राजकुमार की जो है वर्किंग देखी। मैंने रोशन लाल आर्या जी की भी मैंने अभी देखा, थोड़े दिन पहले शपथ दिला रहे थे लोगों को। और भी कई इनके लोग हैं। इवन जो है कैप्टन अभिमन्यु का मैंने सर छोटू राम जयंती के उपलक्ष्य में जो उन्होंने भाषण दिया था, किस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो कुछ आप करें वो मैं देख लूंगा। आपने ये सारे जो नाम गिनाए बीजेपी के गिनाए, मैं प्रोफेसर वीरेंद्र साहब का सुनना भूल गए? नहीं, मैं पहले बात पूरी कर दूं। पहले आप ये बताइए, सुना कि नहीं? सुना था मैंने, बिल्कुल बात करूंगा, उनकी बात कहूंगा। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं कि बात छोड़ूंगा। तो जिस प्रकार से गुजरात में इन्होंने ध्रुवीकरण किया मुस्लिम और हिंदूज के बीच में, इन्होंने यूपी में किया, तो वही मॉडल इन्होंने यहाँ पर किया। राजकुमार सैनी को नहीं रोका इन्होंने। वो बार बार जो है उकसाते रहे कि मैं ओबीसी ब्रिगेड बनाऊंगा। इधर ये कहने लगे कि हम कमांडो बनाएंगे। मान लिया, और मान लिया। रेल की पटरी पे जब जो प्रोफेसर वीरेंद्र फोन पे बात कर रहे हैं, वो भी कप्तान दलाल हैं कोई, उनके साथ जो बातचीत कर रहे हैं, तो उस बातचीत में क्या वो भजन कर रहे हैं? मैं कहता हूं कि उसके बारे में उनका बयान ये आया है कि ये जो ऑडियो है ये टेम्पर्ड है। और मैंने ये कहा है, हमारी पार्टी ने उनको नोटिस भी दे दिया। टेम्पर्ड है तो भाग क्यों रहे हैं वो? नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ कि, और मैंने बोला है कि उनको सरेंडर करना चाहिए। ये उनके हित में भी और पार्टी के हित में भी है कि उनको तुरंत सरेंडर करना चाहिए। और अगर वो दोषी हैं तो पार्टी उनको 1 मिनट पार्टी में नहीं रखेगी। लेकिन अगर वो दोषी नहीं हैं तो आकर सरेंडर के अपनी बात रखें आके। लेकिन उसी प्रकार से इनके जो मंत्री हैं, विधायक हैं, जो इनकी भूमिका रही है, आप झज्जर में जाइए, आप धनखड़ के लिए रास्ते उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। हुड्डा साहब के लिए वो भूल गए आप? वो इसलिए कि हुड्डा साहब के लिए जो हुए वो भूल गए। प्रोफेसर वीरेंद्र जो हैं, आप एक साइड की चीजें याद रखते हैं, दूसरी साइड की भूल जाते हैं, ऐसा कैसे कर लेते हैं? वीरेंद्र की वजह से कि उनके एडवाइजर हैं और वो भूमिगत हैं, इसलिए उनके ऊपर ये बात आ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ उनको सरेंडर करना चाहिए तुरंत। और हाँसी में मैं गया, रोहतक में मैं गया, जिस प्रकार से चुन चुन के जो पंजाबी हैं, अहीरों की जो ढाणियाँ हैं, सैनियों की ढाणियाँ हैं, गुजरों की ढाणियाँ, उनको आग लगाई गई, उनको लूटा गया। और एक सुनियोजित तरीके से हाथ में एक लाल रंग का बैंड बना रखा है, इधर जो है गुलाल लगा रखा है, एक जिसे ग्रोह चलता है, इस प्रकार का कार्य हुआ। मैं समझता हूं कि गिरोह तो हमने ऐसे भी देखे जो मुंह बांध के यहाँ पे नेशनल हाईवे नंबर 1 पे घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल 2-2, 250-250, पता नहीं लग रहा कि वो जाट हैं, नॉन जाट हैं, फायदा उठा रहे हैं, लूटपाट बची है और उस लूटपाट का फायदा उठा रहे हैं। लोगों बदतमीजी की जा रही है, लूटपाट हो रही है। मैं कह रहा हूं सड़क जाम कर दी, हरियाणा जाम कर दिया, आग लगा दी पूरे हरियाणा को। 144 की धारा लगा रखी थी। कहाँ पे? हमें तो दिखी नहीं। मैं ये तो पूछ रहा हूँ, सरकार से कर्फ्यू लगा था, कर्फ्यू कहीं नहीं दिखाई दिया हमें। जब आप सेना के और पुलिस के हाथ बांध देंगे कि कोई लूट रहा है और आप कुछ ना करें। किसने बांधे हाथ? सरकार ने। कैसे पता आपको? वरना वहाँ जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट था, जब वो देख रहा है कि दुकानें लूटी जा रही हैं, दुकानों को जलाया जा रहा है, दुकानों में सामान लेके उठा के लोग भाग रहे हैं, और उनका डीएसपी आगे चल रहा है हाँसी के अंदर, पीछे पीछे जो लुटेरे हैं, वो जो एक हमारा रघुवीर सिंह है, जो जिसके 5 बेटे सेना के अंदर, एक पोता सेना में। आरोप लगा रहे हैं या तथ्य भी है? कोई तथ्य है क्या? उन्होंने खुद बताया मेरे को कि बहुत बड़ा गांव है नज़दीक उनके, सिसोड या सिसाड़ को गांव है, वहाँ के लोगों ने हाथ में लाल रंग का बैंड, इधर गुलाल, और पूरा घर लूट लिया, उसके बाद जला दिया। चारा, उनकी भैंसें, गायें, कुछ छोड़ा नहीं। तो हमारे तो यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उसके घर को भी आग लगा दी। मैं ये कहता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर, उसको फिर किसने आग लगाई? वो तो जाट ही थे। मुझे तो इसमें भी साजिश नजर आ रही है। क्या साजिश हो सकती है इसमें? कोई अपना घर क्यों जलाएगा? नहीं, उनके पास कोई पैसों की कमी थोड़ी ना है। तो पैसों की कमी ना हो तो अपना घर जला लें। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें भी कोई ना कोई बात है इसकी। मैं तभी तो मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का एक जो जज है उससे इसकी इंक्वायरी करवाएं ताकि सही बात सामने आए। चलिए हम आपसे आपकी पार्टी की बात करते हैं। आपकी पार्टी जो है, हम मानते हैं कि इस दुनिया की सबसे महान पार्टी है। आपकी पार्टी है क्या? मुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए। कौन आपके नेता हैं? कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा लिए चल रहा है, कोई शैलजा कुमारी के पीछे चल रहा है, कोई कैप्टन अजय यादव का भगत हुआ है, कोई अशोक तंवर के साथ चल रहा है। पार्टी में एकजुटता विपक्ष में रहते हुए नहीं आएगी। पावर में तो जब थे तब तो चलो, आप पावर गेम की आप बात कर रहे थे कि हुड्डा साहब ने आपकी मां के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया SC ST का, तो आपसे फ़ोन तक नहीं किया। इतने बड़े वरिष्ठ नेता हैं, ये
कैसे चलेगी ये पार्टी? देखिए- अभी आपका अंक कितना था पिछली बार जब आप सत्ता में आए थे? कितने विधायक थे आपके? पिछली बार हमारे 40 थे, इस बार हम 15 पे आ गए। 40? उससे पहले जब 67 थे। क्यों हुए? क्योंकि दिल्ली में देखा आपने अपना हाल? नहीं, उसका दिल्ली कारण में है, देखा कांग्रेस का हाल? उसका एक कारण है जीरो। कि नौकरियों में जिस प्रकार से भेदभाव हुआ, और मैंने इस्तीफा भी दिया था। मैंने कहा कि मेरा दम घुट रहा है। क्या भेदभाव हुआ नौकरियों में? नौकरियों में जो है मात्र जो है 3 जिलों तक जो है सीमित हो गया था मामला सारा। और वो ये मुझे पता नहीं, ज़्यादा पढ़े लिखे थे। यही आरोप जो हैं वो चौधरी वीरेंद्र सिंह लगाते हैं। आरोप लगाते बीजेपी में पहुंच गए और अब वहां पे कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। यही आरोप आप लगा रहे हैं। आप लोगों की कोई सुनता नहीं है क्या? ऊपर आपकी कोई आला कमान जो आला कमान को नाम की कोई चीज है या नहीं है? वक्त पे मैंने उनको बताया, उनको आगे किया था कि इस प्रकार का काम हो रहा है और इसके का पार्टी को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हम 67 पे 40 से हम आगे, बहुत बुरा हाल होगा। क्यों कॉम्प्रोमाइज करती है आपकी आला कमान? एक मैं आपको बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हैं, उनके मित्र थे विनोद शर्मा। उनने क्या किया आपको मालूम ही है? ये मुझे तो नहीं मालूम, बताइए आप। नहीं, किस प्रकार से जो पावर गेम था उनके हाथ में, लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं किया तो सिवाय अपना व्यवसाय बढ़ा दिया। तो अगर वो इतने पावरफुल थे तो पार्टी छोड़ के क्यों चले गए? यही तो एक मैं जानना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या राज है। तो आप ये मुझसे जानना चाहते हैं? आपको तो मुझे बताना चाहिए। नहीं, जनता भी ये जानना चाहती है आखिर किस बात पे वो छोड़ के गए। आप बताइए ना, सब कुछ छोड़ के हाथ आप में, बताइए ना। सब कुछ केवल इसलिए कि उनको मंत्री नहीं बनाया, जबकि सबको सारी ताकत उनके हाथ में थी। तो मंत्री क्यों नहीं बनाया उनको? क्योंकि आप जानते हैं उनके जो बेटा था वो किसी केस में फंसा हुआ था। हाईकमांड उसमें नहीं मानी। फिर राज्यसभा का मेंबर बनना चाहते थे, उनको नहीं बनाया। शैलजा जी को मेंबर बना दिया। इस बात की उनको दिक्कत होगी। और सबसे मोटी बात गुनाह बेटे ने किया था, सजा बाप भुगत रहा था। ऐसा है कि हमारी पार्टी जो है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहिए कलमाड़ी हो, उसको हमारी पार्टी ने नहीं बख्शा। जो भी कोई आदमी किसी ऐसे मामले में इन्वॉल्व होता है। आपके जो आला कमान के लोग हैं, आप वाड्रा साहब की बात नहीं करेंगे अभी, वो उनका घोटाले में नाम आया हुआ है, उनकी तो पूजा करने से पीछे नहीं हटते आप। नहीं, वाड्रा साहब का जो मामला है वो ठीक है। एक कमेटी बनाई थी, उनने उनको पूरा क्लीन चिट दिया। कौन सी कमेटी ने दिया? उसमें हमारी मिस्टर के जलान थे, जो कि बहुत ही ऑनेस्ट अफसर हैं। अच्छा, और अशोक खेम का बेईमान ऑफिसर है जिन्होंने मैं ये नहीं कहता उठाया था, लेकिन उन्होंने अपने प्रिव्यू से बाहर जाके कार्य किया और जो कमेटी बनाई थी उन्होंने क्लीन चिट दी। अब ये तो सब्जेक्ट है, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? तो हम आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं। मोदी जो है कि अब इस बात पे क्यों मौन है? 300 जिलों में अकाल पड़ गया तो मौन है। हरियाणा में 30 लोगों की मौत हो गई है, यहाँ तांडव हो गया इतना भारी, तो मौन है। अभी मोदी जी आपको मौन लग रहे हैं ना? हाँ। अभी जो आपके प्रधानमंत्री थे, यानी कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी, उनका तो नाम ही नहीं, वो मौन के नाम से जाना तो कह जाता रहा है। हूँ, वो तो 10 साल तक बिल्कुल मौन रहे। आईटी सेक्टर के अंदर जो है जो कुछ है, क्या इसने मोदी जी ने कर दिया? जो सिलिकॉन वैली के अंदर जो हमारे साइंटिस्ट हैं, सुई से लग जहाज तक इस देश में बन रहा है, क्या मोदी जी ने बना दिया? आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कौन लेके आया था? आपका ये मोबाइल कौन लेके आया था? कांग्रेस लेके आई थी। सत्ता भी तो आप ही लोगों की रही ना सर। मैं ये नहीं कहता, लेकिन उनका ये कहना कि जो बड़े से बड़े जो घोटाले रहे वो भी अभी तक तो उसका सारा जो श्रेय है, उसका ताज भी कांग्रेस पार्टी कभी के सिर पे कोई प्रधानमंत्री बाहर जाके कहता है कि मैं गंदगी साफ करूंगा? अभी गंदगी साफ क्यों नहीं करते? जो इनके जो कोशिश तो हो रही है ना। कुछ नहीं किया उन्होंने। न जाने कितने घोटाले हुए, एक में भी इन्होंने इंक्वायरी नहीं बिठाई। हमारे वीरभद्र सिंह के ऊपर छापा लगवा दिया मुख्यमंत्री होते हुए। अगर कोई काम करना तो ये वाले जो मसले हैं, इनको आप जैसे मुख्यमंत्री साहब का आप नाम ले रहे हैं, वीरभद्र सिंह जी का, इनका भी तो मामला भी कोर्ट में चल रहा है। मैं ये तो कह रहा हूँ, उनके यहाँ छापे मार दिए। मोदी जी जो हैं सिर्फ गंदगी अपनी पार्टी के साफ कर, स्वच्छ अभियान के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, बेटी बचाओ के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। नहीं होनी चाहिए, ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए देश में। नहीं होनी चाहिए, लेकिन करोड़ केवल उस पर, और उसका कोई रिजल्ट कुछ है नहीं। गंदगी उतनी की उतनी है। तो आपकी जब सरकार थी, 10 साल आप हरियाणा में भी रहे, 10 साल आप केंद्र में भी रहे, आपकी सरकार ने इन दोनों मसलों को लेकर कुछ काम किया? नहीं, हमने इसका कभी इस प्रकार काम सारे होते थे, उनके नाम बदल दिए गए। हमारे जैसे बेटी बचाओ अभियान था, इन्होंने जो है दूसरा नाम रख दिया। आपके लाडली था, इन्होंने बेटी बचाओ। हाँ, इन्होंने लाडली था, इन्होंने मदद कर रहा हूँ आपकी। हाँ, बेटी बचाओ कर दिया। उसी प्रकार से मनरेगा के बारे में जिसको कहा करता है स्मारक होगा, आज क्यों उस पर इतने पैसे इन्होंने दिए? आखिरी ईमानदार सवाल और ईमानदार जवाब आपसे चाहूँगा।
गुजारिश के साथ, जी। जो अभी आपकी पार्टी की स्थिति कांग्रेस की हरियाणा में है और अभी जो आपकी पार्टी की स्थिति पूरे देश भर में है, जी। आपको लगता है कि जब चुनाव होंगे इस गुटबाजी के साथ और इस कमज़ोरी के साथ आपकी पार्टी दोबारा में सत्तासीन कभी हो पाएगी? राजस्थान में चुनाव होंगे, हम जीतेंगे वहाँ। गुजरात में हमारी सरकार आएगी, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, पंजाब में हमारी सरकार आएगी और असम में एक मजबूत टक्कर हम लोग देंगे, क्योंकि 15 साल से वहाँ रहे। किस आधार पे ये दावा आप कर रहे हैं? 40 में से 27 सीट हमने जीती हैं बिहार में। अगर ज़्यादा जीते हो ज़्यादा जीत पाते हैं हम वहाँ। तो करिश्मा था अपना लालू जी का और नीतीश जी का। तो आपके नेताओं के करिश्मे कहाँ चले गए कि नहीं, कांग्रेस के नाम पर? हाँ? राहुल जी भी गए थे वहाँ, सोनिया जी भी गई थी, और मैं खुद वहाँ, मैं खुद बिहार में 1 महीना रहा वहाँ। आज मैं एक बात कहता हूँ कि आप केवल ये जो भारतीय जनता पार्टी आज इन्होंने आरक्षण की बात कर दी कि हम इनको आरक्षण दे देंगे, जाटों को 50% ऊपर आरक्षण दे सकते हैं क्या? जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा 50 आपकी पार्टी ने किया था ना तो वो स्टक ऑफ डाउन हो गया था। आपकी पार्टी भी वही कर रही थी। नहीं, जो नहीं, आपकी पार्टी ने भी वही किया। अभी सबक नहीं ले रहे। आपके तो उस पे नक्शे कदम पे चल रहे हैं ये। नहीं, इसका मतलब आपकी पार्टी भी धोखा करके गई थी जाटों के साथ। मैं कहता हूं क्या अब भी सबक नहीं ले रहे? अगर हमारी पार्टी ने, मैं तो उनका एडवाइजर नहीं था। अच्छा, हाँ। मतलब आप मान रहे आपकी पार्टी ने भी गलती किया था काम? तो मैं कहता हूं कि उनके जो एडवाइजर तो बहुत अच्छे वकील थे, उनके पास एजी भी था, रणदीप सुरजेवाला जी उनके एडवाइजर थे, बहुत ही हमारे विद्वान हैं, आजकल स्पोक्स पर्सन भी हैं, पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं। तो जब 20% आरक्षण दिया था, इनको मालूम था कि 50% से इनको नहीं मालूम है कि सरकार को। आप क्यों फिर कह रहे हैं कि ओबीसी को 20% दे दो? उनको कहाँ से देंगे फिर? किनको? आप भी तो मैं मांग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 20% के लिए ये केवल यहाँ से रिकमेंड करके भेज सकते हैं। हाँ। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो करेगा पार्लियामेंट, और वो 2/3 बहुमत से। और मोदी जी के को बाहर आके कहना चाहिए कि भी, और केवल जाट क्यों, जो पटरी रोक दें, जो दुकानें जला दें, हैं जो लोग जो हैं 30 लोगों की जो है जान गई है मासूमों की, आप उनकी इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? आप श्वेत पत्र सरकार जारी क्यों नहीं करती? जाटों से प्रॉब्लम है, अभी गुज्जर ने भी तो यही किया था। मैं कहता हूँ चाहे कोई हो, जो भी इस प्रकार काम कर, ऐसा कानून बनना चाहिए। जाटों से क्यों प्रॉब्लम है आपको? मुझे जाटों से प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी शख्स जो है अगर रेल रोकता है, सड़क रोकता है, तो सख्त कानून बनाए, उनको उम्र कैद होनी चाहिए। आप जानते हैं कानून बनाने के लिए विदेश से आएंगे लोग। आपकी सरकार थी ना, आपकी सरकार थी 10 साल, कौन सा कानून बनाया आपने? एक महिला की बच्चे की मौत होगी, एम्बुलेंस नहीं चल पा रही। देखिए साहब, जब आपकी पार्टी थी, आपने बनाया क्यों नहीं कानून? अभी केवल 10 साल तक थे ना आप सत्ता में, दोनों जगह पे। अभी केवल 5 जातियों की बात कर रहे हैं। हमने जो है ब्राह्मण, वैश्य और जो है आपके पंजाबियों को हमने आरक्षण दिया था। ये ईबीसी बना के और 2 कैटेगरी बना के, उसमें राजपूत हैं, रोड हैं, जाट हैं, सबको दें, और उसके बाद जो है ये भेजें। मैं आज कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनको लाना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर। वही सक्षम है कि जिस प्रकार तमिलनाडु के अंदर 70% विधेयक लाके नहीं मसला हल हो सकता? कुछ नहीं होगा इससे। फिर वो दोबारा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने जब एक बार स्टक डाउन कर दिया है, अब दोबारा उसी लाइन में चल रहे हैं। चलिए, आपने हमारे सवालात का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने कीमती समय में से समय निकाला, आपका एक बार फिर से हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये थे कैप्टन अजय यादव, जो अपने बेबाक जवाब के लिए जाने जाते हैं। आज चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में कैप्टन अजय यादव साहब कितना अंदर गए, कितने सवालों का इन्होंने ईमानदारी से जवाब दिया, और कितने सवालों के जवाब ये अपने राजनीतिक अनुभव के कारण गोल गोल घुमाने में सफल हुए। खैर, ये फैसला हमेशा की तरह आप ही कीजिए, क्योंकि आप जनता हैं, जनता सब जानती है। बहरहाल, आज के चक्रव्यूह के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए एपिसोड के साथ अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ईटीवी पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।